वैसे तो आज तक आपने बहुत सारे एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम देखे होंगे जैसा कि रशिया का S-400। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मच्छरों को मारने के लिए भी मार्केट के अंदर चाइना का एक S-400 या फिर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है? जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब हम सब लोग ही मच्छर से तंग हैं, लेकिन चाइना ने तो इनके खिलाफ बाकायदा आलमी जंग छेड़ दिया। और सच में ये इंस्ट्रूमेंट कोई मजाक नहीं है, बल्कि इतना प्रैक्टिकल है कि सिर्फ एक टाइम के अंदर एक स्कैनर और लेजर से 30 मच्छरों को एक टाइम के अंदर टारगेट करके हवा में ही मार सकता है। इसे चाइना की एक कंपनी ने बनाया है जिसको वो फोटोन मैट्रिक्स कहती है, और जैसे ही इसे ऑन किया जाए तो ये अपने आसपास 6 मीटर के एरिया को स्कैन करता है और 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 50,000 बार अपनी लेजर को हवा में भेजकर मच्छरों को टारगेट करता है। और जैसे ये टारगेट को सिलेक्ट कर ले तो फौरन से अपनी लेजर के जरिए उसको हवा में मार देता है, सिर्फ 0.003 सेकंड्स के अंदर। फिर चाहे मच्छर नहाता हो, बिना हथियार के हो या फिर बिना फाइटर जेट के। और डोंट वरी, इसकी LiDAR टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को डिटेक्ट कर सकती है, सो इससे आपको कोई खतरा नहीं। बस दुआ ये करना कि ये मच्छर आपकी आंखों पर या माथे पर ना आकर बैठ जाए, वरना शायद ये लेजर भी आपका कुछ ऐसा ही हाल करेगा। गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इमेजिन कि ये बंदा जो कि आराम से चाय पी रहा है, मच्छर हवा में मरने के बाद सीधा इसके जूस के अंदर आकर गिर जाए। इस वीडियो को शेयर करें उस बंदे के साथ जिसको इस डिवाइस की अशद जरूरत है, और साथ साथ उसको वार्निंग भी दे देना कि अगर तुम्हारे घर के अंदर कभी गैस लीकेज हो तो इस डिवाइस को कभी भी ऑन ना करे, वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 44 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, का सुनने का गाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। أنا أريد أوجه رسالة باللغة الإنجليزية إلى أخواننا في الحكومة العراقية. Good morning, Mr. Adel Abdel Mahdi. I like my sister. I like everybody in Iraq like your son. Why we don't work? Why we don't work? Why everybody in Iraq bad? Why? इमेजिन करें कि आपके मुल्क की एक हेरिटेज बिल्डिंग या आपके मुल्क का असासा जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान या फिर इंडिया के अंदर ताजमहल अचानक से आग लगने की वजह से जलकर तबाह हो जाए, और इसको दोबारा से बनाने के लिए आपके पास कोई नक्शा, कोई रास्ता मौजूद ही ना हो। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? एक ऐसी ही बिल्डिंग को फ्रांस के अंदर तबाह होने के बाद दोबारा से बनाया गया, लेकिन एक वीडियो गेम की मदद से। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। There is a video game, Assassin's Creed 3D, that maps of Notre Dame in enormous detail of the cathedral. This was 2 years in the making, and apparently is so impressive that those who administer and are in charge of the cathedral itself keep copies of it on hand because they find it to be a reference point. ये पुराना क्रिश्चियन चर्च जो कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, दरअसल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि आज से तकरीबन 750 से 800 साल पुराना है, और इसका नाम है नॉर्थ डैम कैथेड्रल। अप्रैल 2019 को इसके अंदर अचानक से शदीद आग लग गई, जिसकी वजह से इसी आग के अंदर छत का बड़ा हिस्सा जल गया, और इसके अलावा इसका मेन नोकीला मीनार जिसको स्पायर भी कहते हैं जलकर गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से इसकी असल दीवारें और ज्यादातर अंदरूनी ढांचा बच गया, पर किसी के पास क्योंकि इसका नक्शा नहीं था, लिहाजा मुश्किल खड़ी हो गई कि इसको दोबारा से सेम टू सेम कैसे बनाया जाए। और इस टाइम के अंदर यूबीसॉफ्ट गेम कंपनी सामने आती है और अपनी 2014 के अंदर रिलीज होने वाली मशहूर जमाना वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड यूनिटी को पेश करके कहती है कि इस गेम में मौजूद इस चर्च को लेजर स्कैन करके इतना ज्यादा डिटेल से डाला गया है कि तुम दोबारा से इस बिल्डिंग को इसी गेम को देखकर बना सकते हो। और ये कोई दावा नहीं था बल्कि हकीकत थी, क्योंकि बाद में बिल्कुल इसी तरह से हुआ। इसी गेम के अंदर मौजूद इस चर्च की हर एक डिटेल को देखकर इसको दोबारा से बनाया गया, और 2014 के अंदर इसको मुकम्मल करने के बाद दोबारा से आवाम के लिए खोल दिया गया। आप भी जब इस वीडियो गेम के अंदर इसकी हर एक डिटेल को देखेंगे तो शौक रह जाएंगे कि इतनी एक्यूरेसी के साथ एक गेम को बनाना कैसे पॉसिबल था। पर ऐसा हमने हकीकत में होते देखा, क्योंकि एक वीडियो गेम ने तारीखी असासे को तबाह होने से बचा लिया। आप सबको याद होगा कि पिछले साल एलॉन मस्क ने अपने पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑप्टिमस, और इसके लॉन्च इवेंट पर इसका मजाक बन गया था क्योंकि ये किसी खिलौने या फिर बीमार बूढ़े की तरह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, जैसे अभी ड्रिप लगवा कर आया हो। एलॉन मस्क का इसके लिए दावा था कि ये घर के आम टास्क जैसा कि कपड़ों को फोल्ड करना, पौधों को पानी देना, चीजों को उठाकर यहाँ वहाँ रखना जैसे काम आसानी से कर सकता है।
लेकिन चाइना ने क्योंकि एलॉन मस्क को हर फील्ड के अंदर टक्कर देकर इसको सर दर्द देने की कसम खा रखी है, जैसे टेस्ला का मुतबादिल BYD, स्टारलिंक का मुतबादिल चाइना का अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट, और अब ऑप्टिमस के मुकाबले में इन लोगों ने अपना नया रोबोट लॉन्च कर दिया है जो कि इससे कहीं ज्यादा एडवांस और कहीं ज्यादा टास्क कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपनी बॉडी को इतने स्मूथ तरीके से मूव कर सकता है कि आंखों पर यकीन करना मुश्किल है कि ये इंसान है या फिर वाकई कोई रोबोट। आप नोटिस करें कि ये इतने स्मूथ तरीके से चलता है जैसे असल में इंसान चलते हैं। इसीलिए इसके लॉन्च इवेंट पर बैठे लोगों का भी ये ख्याल था कि शायद इसके अंदर कोई इंसान है जिसको जानबूझकर रोबोट की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन इस शक को दूर करने के लिए इस कंपनी के CEO ने बाकायदा से इस रोबोट की एक टांग को ऊपर से उतार कर या फिर इसकी परत उतार कर अंदर से दिखाया कि देख लो ये इंसान नहीं है बल्कि असल में रोबोट है। इस कंपनी का नाम है एक्सपिंग और इस रोबोट का नाम है ह्यूमनॉइड आयरन। आयरन इतने रियलिस्टिक तरीके से हरकतें करता है, अपनी गर्दन को अपने बाजू को हिलाता है कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता। और कंपनी ने इसको अपनी फैक्ट्रियों और रोबोट के तौर पर काम करने के लिए यानी मुस्तकबिल के अंदर घरेलू इस्तेमाल के लिए तैयार किया, जिसकी कीमत बहुत कम और परफॉर्मेंस टेस्ला के रोबोट से कहीं ज्यादा होगी। यानी वो फ्यूचर जिसको आप अभी तक साइंस फिक्शन समझते थे आने वाले टाइम के अंदर हकीकत बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे बहुत सारे रोबोट चीजों की प्रोडक्शन के अंदर इंसानों की जगह लेने वाले हैं, इवन के फैशन शोज और घरों के अंदर मेड के तौर पर भी। चाइना अगले 100 साल की प्लानिंग और डायरेक्शन को लेकर चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज चाइना के अंदर रात के अंदर भी सोलर पैनल से बिजली बनाई जा रही है। जी हाँ, शीशे और मोल्टन नमक से चीन सोलर पावर बनाकर रात के अंदर भी इनसे बिजली की पैदावार करवा रहा है, जैसे ये कोई साइंस फिक्शन हो ना कि कोई हकीकत। पर ये सब कुछ सच है और हकीकत के अंदर सिर्फ चाइना में हो रहा है। आप इमेजिन करें कि चाइना के अंदर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर रोबोट डांस कर रहे हैं, तो बॉर्डर्स पर फौजी ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने कंट्रोल संभाल लिया है। और एक हमारे मुल्क की डायरेक्शन है जो कि IT के अंदर ऐसे चल रही है जैसे ये स्कूटर इस रोड पर। सारी जिम्मेदारियों का बोझ अवाम पर टैक्स की सूरत में है और इसका फल हुक्मरानों के हाथ में है, और इसकी इकॉनमी ऐसे चल रही है जैसे ये कश्ती। इस कदर महंगाई हो गई है कि बेचारी अवाम से अपनी पतलून तक नहीं संभाली जा रही। आमतौर पर अगर आप 20 फीट ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाएं तो हड्डी टूटने और इंजरी से मरने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 17 साल की लड़की 14,500 फीट की बुलंदी से हवाई जहाज से गिरने के बाद भी जमीन पर गिरकर बच गई, और इसे एविएशन हिस्ट्री का एक मौजज़ा कहा जाता है जो कि सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया साल 1971 के अंदर एविएशन हिस्ट्री के अंदर मौजज़े के नाम से मौजूद है। ये वाकया है पेरू मुल्क का, जहां पर एक डोमेस्टिक फ्लाइट LANSA फ्लाइट 508 लिमा शहर से पोकल्पा शहर की तरफ जा रही थी। इसी फ्लाइट के अंदर एक 17 साल की लड़की भी सवार थी जिसका नाम था जूलियन कोपैक, जो कि दूसरे शहर अपनी माँ के पास क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जा रही थी। इस फ्लाइट को अमेज़न के जंगलात के ऊपर से होकर गुजरना था, और जब ये इसके करीब पहुंचा तो अचानक से थंडरस्टॉर्म और शदीद तूफानी बादलों ने जहाज को घेर लिया। देखते ही देखते अचानक आसमानी बिजली जहाज से आकर टकराई और जहाज को 2 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया, और जहाज इसी तरह से नीचे जमीन की तरफ टूटकर गिरने लगा। मुसाफिर हवा में बिखर गए। लेकिन जूलियन की खुशकिस्मती ये थी कि वो अपनी सीट समेत नीचे गिरी तकरीबन 10,000 से 14,500 फीट की बुलंदी से। इसके पास अपने बचाव के लिए कोई पैराशूट नहीं था, लेकिन इसकी दूसरी खुशकिस्मती कि वो बड़े बड़े अमेज़न के घने दरख्तों पर जाकर गिरी, जहां पर सीधा गिरने की वजह से दरख्तों की शाखों ने इसकी स्पीड इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा कम कर दिया। लेकिन वो गिरी तो सही और बेहोश हो गई, लेकिन मरी नहीं। जब उसे होश आया तो वो उस जंगल के अंदर बिल्कुल अकेली थी। हर तरफ सन्नाटा था, इसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, बाजू जख्मी था, इसके पूरे जिस्म में दर्द था, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। और इसकी तीसरी खुशकिस्मती ये थी कि इसके वालिद एक बायोलॉजिस्ट थे जिसने इसको बचपन में ये सिखाया था कि अगर जंगल में कभी खो जाओ तो सिर्फ पानी के रास्ते या नदी के रास्ते का पीछा करना, क्योंकि इसी की मदद से तुम इंसानों तक पहुंच सकती हो। इसी चीज को ज़हन में रखकर वो मुसलसल 11 दिन तक जेब के अंदर मौजूद एक टॉफी को खाकर, नदी का पानी पीकर, मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों से बचकर आखिरकार इंसानों के कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो गई और इसकी जान बच गई। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये दरअसल उसी रियल टाइम की पिक्चर है जब इसको रेस्क्यू किया गया था। ये एविएशन हिस्ट्री का और इंसानी सर्वाइवल का बहुत ही हैरत अंगेज वाकया है, क्योंकि इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि कुदरत हर सूरत इसको बचाना चाहती थी। और ये औरत आज भी जिंदा है और इस पर साल 1974 के अंदर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था मिरेकल्स स्टिल हैपन, यानी मौजे आज भी होते हैं। इसके अलावा साल 1999 के अंदर विंग्स ऑफ होप नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसके अंदर जूलियन ने खुद इस जगह पर वापस जाकर अपने साथ बीतने वाले हर एक इवेंट को दुनिया को सुनाया था।
तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।